कभी कभी हम जगहों से नहीं, खुद से बिछड़ जाते हैं और जब लौटते हैं तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचता। आइए सुनते हैं वापसी का दुख, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की सबसे गहरी परत को छू जाएगी। वापसी का दुख नामक शीर्षक की कहानी आम्बागान की 33 कहानियों की श्रृंखला की अंतिम एवं अति भावुक कहानी है। जीवन में कई बार हमें ऐसे पलों से होकर गुजरना पड़ता है जिसका हमारे जीवन में आना निश्चित तो रहता है, लेकिन हम उनसे अनभिज्ञता बनाए रखते हैं। और जब वह घटनाक्रम अपने वास्तविकता के स्वरूप को ग्रहण कर लेता है, तो उसके उपरांत हमारे जीवन में आए उस भावनात्मक भूचाल से हम किस तरह से जूझते हैं, उसकी स्पष्ट झलक आप सभी को वापसी का दुख नामक शीर्षक इस कहानी में देखने को मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं भावनात्मकता के उस सागर में गोते लगाने के लिए जिसने हमें अंदर तक झकोर कर रख दिया था। जीवन में समय का पहिया जब अपनी रफ्तार पकड़ता है तो वक्त कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, और वह अपने साथ नए परिवर्तन को जोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है। हम भी समय में आए उस करवट के साथ अपने जीवन में एक नया परिवर्तन जोड़ने वाले थे। ऐसा नहीं था कि जीवन में आने वाले उस परिवर्तन का हमें कोई पूर्व आभास ना रहा हो, लेकिन हम उससे अनिभिज्ज बने हुए थे, या यूं कहें अनिभिज्ज बने रहना चाहते थे। लेकिन इसे समय की खूबसूरती कहें या उसका अल्हड़पन, वह जैसा भी है और जहां भी है, बस वह गुजर ही जाता है। समय के उस गुजरते पलों के आहट को हम बहुत पहले ही माँ और पिताजी की आपसी बातचीत से महसूस कर चुके थे कि शायद अब हमारे अपने गृह राज्य उत्तराखंड जाने का समय आ चुका था, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा हुआ करता था। हमारी आंखों के सामने उस दौरान शशि लोगों के घर वापसी का वह भावनात्मक दृश्य स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आने लगा था, जिसकी चर्चा हम आम्बागान के इसी भाग में साइकिल की सवारी नामक शीर्षक कहानी में कर चुके हैं। माँ और पिताजी के वापसी की वह चर्चा काफी लंबे समय से चली आ रही थी, और जब भी उन दोनों की वह चर्चा हमारे कानों को सुनाई देती थी तो हम बेचैन हो उठते थे। हमारा वापस अपने गृह राज्य जाना निश्चित था। वह बात हम भी समझ चुके थे, लेकिन हम अपने मन मस्तिष्क को यह समझाने का प्रयास कर रहे थे कि वह केवल हमारा मन का एक भ्रम मात्र है। लेकिन बीतते वक्त के साथ साथ माँ और पिताजी की घर वापसी वाली वह चर्चा अधिक जोर पकड़ने लगी थी। अब हम भी अपने उस भ्रम से बाहर आकर वास्तविकता को समझने लगे थे। साल भर पहले से ही माँ और पिताजी की वापसी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। मैं और कृष्णा यही सोच रहे थे कि उन पलों का हम कैसे सामना कर पाएंगे, जो कि अब कुछ ही दिनों में हमारे सामने आकर खड़ी होने वाली थी। हम स्वयं के अंदर से कुछ खो जाने जैसा अनुभव महसूस कर रहे थे, और जब भी घर वापसी की वह चर्चा हमारे घर में जोर पकड़ती थी तो हम निराश हो जाया करते थे, क्योंकि वहां रहते हुए हम अपने जीवन का संपूर्ण आनंद खुशी खुशी ले रहे थे, और 12 महीनों में 13 अलग अलग त्योहारों का हम भरपूर आनंद की अनुभूति भी ले रहे थे, और उस दौरान हमारी बाल लीला भी अपने चरम पर थी। उन सभी चीजों को छोड़कर जाना हमारे लिए अकल्पनीय सा प्रतीत हो रहा था। लेकिन अफसोस, हम उस समय वास्तविकता के धरातल में खड़े उस दृश्य को देखने के लिए मजबूर थे। हम बीते हुए पलों को याद कर करके और अधिक भावुक हुए जा रहे थे। अपने जीवन में आए उस परिवर्तन को हम पचा नहीं पा रहे थे, और बीते वक्त के साथ हमारा वह जख्म उन दिनों और भी अधिक नासूर बनता चला जा रहा था, और हम बार बार अपने मन मस्तिष्क को ये बात समझाने का बस असफल प्रयास किए जा रहे थे। धीरे धीरे करके ही सही, अब हम भी उस सच्चाई को मानते हुए हावड़ा से कोट द्वार तक का सफर तय करना पड़ता था। हमारे गृह राज्य के लिए उस समय, या यूं कहें आज भी, हावड़ा रेलवे स्टेशन से सीधी ट्रेन बहुत ही कम हुआ करती थी, या है। लेकिन हाँ, एक ट्रेन दून एक्सप्रेस अवश्य हमारे लिए उस समय एक बेहतर विकल्प साबित होती थी, और हम सभी अपने गृह राज्य जाते समय अमूमन उसी ट्रेन का प्रयोग किया करते थे। मैं उससे पूर्व भी माँ और पिताजी के साथ 3 से 4 बार उस ट्रेन में सफर कर चुका था। इसीलिए उस ट्रेन से संबंधित कुछ जानकारी कहें या यादें कहें, अभी भी मेरे स्मरण में थी। वो ट्रेन हावड़ा रेलवे स्टेशन से रात्रि के 8:30 बजे के करीब निकलती थी, और सीधे 3 रातें और 2 दिनों का सफर तय करने के बाद उत्तराखंड की वर्तमान राजधानी देहरादून में सुबह के 7:30 के करीब पहुंचती थी, करीब पहुंचा करती थी। लेकिन हम देहरादून से पहले ही एक रेलवे जंक्शन, जिसका नाम नजीबाबाद है, और उस रेलवे जंक्शन में दून एक्सप्रेस ट्रेन के पहुंचने का समय रात्रि के 2:30 तक का हुआ करता था,
और हमें उसी रेलवे जंक्शन में उतरना पड़ता था। लेकिन बाद बाद में एक विशेष बोगी नजीबाबाद तक के लिए उसमें जोड़ दी गई थी, और जो कि अब वहीं उसी जंक्शन में छूट जाया करती थी, और अन्य शेष बोगियां देहरादून के लिए चल पड़ती थीं। नजीबाबाद जंक्शन में छूटे हुए उन दो रेल की बोगियों को बाद में दिल्ली से कोटद्वार आने वाली ट्रेनों की बोगियों संग जोड़ दिया जाता था, और इस तरह हम अंत में सुबह के लगभग 10 बजे तक कोटद्वार रेलवे स्टेशन पहुंच पाते थे, और जो कि हमारे गृह राज्य का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि अब हम अपने वर्तमान निवास स्थान नॉर्थ गेट बैरकपुर से पूर्ण रूप से अपने गृह राज्य को प्रस्थान कर रहे थे। इसलिए हमारे पास अत्यधिक सामान का होना स्वाभाविक था। अतः पिताजी ने हम 4 सदस्यों के होने के बावजूद भी 6 सीटें स्लीपर क्लास की बुक कर रखी थी, जिससे हमें यात्रा में परेशानियों का सामना न करना पड़े, और हमारे साथ हमारा ले जाने वाला सामान भी सुरक्षित हमारे गृह राज्य तक पहुंच सके। हमारे जाने को अब कुल 1 महीना शेष रह गया था। मां की तैयारी भी जोर पकड़ रही थी। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था और हमारी छुट्टियां भी पड़ चुकी थीं। वैसे भी अब हमारी वहां से स्थायी रूप से छुट्टी होने ही वाली थी। इसलिए पिताजी हमारी स्कूल की टीसी भी वेलस्ली स्कूल से निकाल के ले आए थे। अब तो हमारे मन में उठ रही शंका भी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, और अब हमारा जाना पूर्णतः तय था। ये सोच सोच कर ही हम अब और अधिक व्याकुल हुए जा रहे थे, और शशि लोगों के वहां से वापस जाने का वह दुख अब हम स्वयं में महसूस कर पा रहे थे। समय अब अपनी रफ्तार से भी अधिक रफ्तार से बीता जा रहा था, और हम उस समय को थामने की अपनी कई नाकाम कोशिश किए जा रहे थे। अब हमारे पास केवल 15 दिन शेष रह गए थे, और हम उन 15 दिनों में उन सभी स्थानों को आखिरी बार महसूस करना चाहते थे जहां हमने अपने जीवन के इतने सुनहरे पल बिताए थे, और साथ ही साथ हम उन लोगों से भी मिलते जा रहे थे जिनके साथ हमने जीवन का एक महत्वपूर्ण पल जिया था, और शायद अब उनसे इस जीवन में कभी फिर से मुलाकात हो भी कि ना हो, कि अपने उन भावनाओं के साथ हम मानव जीवन के सभी पहलुओं को समेटे जा रहे थे जो कि हमने उनके साथ रहते हुए बताए थे, और अब वह हमारी आंखों के सामने एक प्रतिबिंब बनकर आ खड़े थे जिसे देख देख कर हम अपनी भावनाओं को नहीं रोक पा रहे थे। और वही हाल उस दौरान उनका भी था। हम उस समय मानवता की एक अलग ही परिभाषा को परिभाषित होते हुए देख रहे थे। बोली भाषा, रहन सहन और बात विचारों से अवश्य हम एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते रहे हों, लेकिन भावनात्मकता की एक मजबूत डोर से हम उनसे अब तक बंधे हुए थे। वह अनुभव हम अब उन लोगों के साथ भी उस दौरान महसूस कर पा रहे थे जिनसे जाने अनजाने में ही सही हमारा व्यक्तिगत विवाद कभी रहा हो। मेरे जीवन को एक नए दृष्टिकोण से परिभाषित करती उस दौरान की उन घटनाक्रमों की वो छवियां मेरे मन मस्तिष्क में आज भी इतने सालों के बाद जस की तस बनी हुई है। इतने साल बीत जाने के बाद भी जब भी वे घटनाक्रम मेरे मन मस्तिष्क के स्मृति पटल पर अपनी दस्तक देती हैं, तो वह संपूर्ण दृश्य मेरे आंखों के सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे मानो वह कल परसों की ही बात रही हो। हम उस दौरान सबके घर जा जाकर सबसे मुलाकातें कर रहे थे और उनसे विदा लेते जा रहे थे। उस दौरान हमारा सुबह का भोजन कहीं, दिन का भोजन कहीं एवं शाम का भोजन कहीं और हुआ करता था। हम पहले नॉर्थगढ़ से दूर के अपने सगे संबंधियों एवं मित्रों से मिलते हुए उस दौरान आ रहे थे। उसके बाद हमने मोहल्ले के लोगों से मिलने की योजना बनाई थी। सभी भोजन के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ स्नेह हमें देना चाह रहे थे, लेकिन अन्य दिनों की तुलना में हम भोजन के प्रति उतने उत्सुक नहीं थे जितने हम पूर्व में हुआ करते थे, क्योंकि उन भोजनों एवं हमारी भावनाओं के मध्य के द्वंद्व में उन दिनों हमारी भावनाएं कई अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो रही थी। उस समय हमें अपने पसंदीदा नारियल के लड्डू तक भी स्वाद विहीन प्रतीत हो रहे थे। वहां से जब शाम को हम घर लौटते थे तो मां की तैयारियां फिर से शुरू हो जाया करती थी। वो उन दिनों अक्सर एक ही बक्से को 10 बार खोलती और बंद करती हुई हमें दिखाई दे रही थी। कोई चीज रह ना जाए उसका वो पूरी तरह से ध्यान रख रही थी। पिताजी सामान अधिक ना हो जाए उस वजह से प्रत्येक सामान को वहीं छोड़ देने की जिद कर रहे थे। उन दोनों की अपनी अपनी समस्याएं थी और हम दोनों भाइयों की अपनी अपनी समस्याएं। शशि की दी गई उस ट्यूबलेस साइकिल का छूटना भी अब हमें तय लग रहा था, और हम अब शशि की वो साइकिल छूटने के बाद वाली उस पीड़ा को भी स्वयं में महसूस कर पा रहे थे जब वह उस ट्यूबलेस साइकिल को देने से इनकार कर रहा था। साइकिल को अब अपने हाथों से जाता देख
हम दोनों रात में भी कमरे एवं अपने आंगन में उस साइकिल को लिए इधर उधर घूम रहे थे और अब हम उन शेष बचे हुए दिनों में उस साइकिल का भरपूर आनंद ले लेना चाहते थे, जिससे बाद में हमें कोई पछतावा न रह जाए। वैसे तो हमने उस साइकिल को इतना तो चला ही चुके थे कि उसकी अब बुरी तरह से बैंड बज चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके प्रति हमारा मोह अभी भी कम नहीं हुआ था। उसकी पूरी सीटें फट चुकी थी और हैंडल के भी बुरे हाल हो चुके थे, लेकिन टायर उसकी जस की तस बनी हुई थी। वैसे भी एटलस कंपनी की साइकिल अपनी मजबूती के लिए उन दिनों काफी प्रसिद्ध हुआ करती थी। दूसरी ओर माँ के सामानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही थी और उन सामानों में सबसे अधिक संख्या उनके रसोई के बर्तनों के सामानों की थी, जो कि माँ ने कई वर्षों से एकत्रित कर रखे थे और वे उन्हें वहां नहीं छोड़ना चाह रही थी। उन बर्तनों से माँ का भावनात्मक जुड़ाव हो चुका था, जिसका होना किसी के लिए भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा था। हमने भी अपने दुल्हन पूजा के कई लिलीपुट्स, एक तरह का खिलौना एवं अन्य खिलौनों को एकत्रित करना प्रारंभ कर लिया था, जो कि घर के कई कोनों में यूं ही बिखरे पड़े हुए थे। हमारे पास एक छोटा कैरम बोर्ड भी था, जिसे हम किसी भी हालत में अपने साथ ले जाना चाहते थे, इसलिए उसे हमने पुरानी साड़ियों से लपेटकर पहले ही सील दिया था और उसे ले जाने वाले सामानों के ढेरों के साथ कमरे के एक कोने में रख दिया था। हमारे जाने की तैयारियां लगभग अपने अंतिम चरणों पर थी। चारपाइयों को छोड़ दिया जाए तो हमारा पूरा कमरा अब खाली खाली सा लग रहा था। हमारे वापसी का दुख वैसे तो सभी को हो रहा था, लेकिन पिताजी उससे सबसे अधिक आहत थे, क्योंकि उसके बाद उन्हें अकेले ही रहना था। हमारे जाने के बाद उन्होंने हमारे नॉर्थ गेट वाले सरकारी आवास को खाली कर पुलिस बैरक में ही रहने का अपना मन बना लिया था, क्योंकि अगर हमें छोड़ने के बाद वे उस घर में रहते तो वो घर उन्हें हमारी अनुपस्थिति में काटने को दौड़ता। इसलिए वे हमारे जाने के बाद बैरक में रहने का फैसला कर चुके थे। वो अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन उनकी मन की भावनाएं एवं उनकी गतिविधियां स्पष्ट तौर से उनके मन के अंदर चल रहे उनके उस अंतर्द्वंद को दर्शा रही थी। अपने उस वापसी के मिलन समारोह कार्यक्रम का प्रारंभ हमने सबसे पहले लॉर्ड बागान में रहने वाले अपने मित्र गणों से प्रारंभ किया था। उसके बाद हम अपने पुराने निवास, जो कि चिड़ियामोर के पाइप रोड में हुआ करता था, के अपने मित्र गणों से मिलने के लिए वहां गए थे, जिनसे हमारा विशेष लगाव पूर्व से ही हुआ करता था। समय ने अपनी रफ्तार जोरों से पकड़ी हुई थी और अब हमारे जाने के लिए 1 सप्ताह का समय मात्र शेष रह गया था और उन 1 सप्ताह में हमें वे सभी काम पूरे करने थे जो हम चाह रहे थे। हमारे गृह राज्य से वहां की दूरी इतनी अधिक थी कि हम चाहकर भी दोबारा उनसे मिल पाएं, वह हमें उस समय संभव सा प्रतीत नहीं हो रहा था। इसलिए उस दौरान हम जिनसे भी मिल रहे थे, उनसे उसी भाव से मिल रहे थे कि अब शायद इस जीवन में उनसे फिर कभी मुलाकात होगी भी कि नहीं। और वे भी उस बात को समझ पा रहे थे और वे भी हमसे मिलते समय अब उसी भाव से मिल रहे थे। मनुष्य जीवन की एक और प्रवृत्ति से हमारा साक्षात्कार उन दिनों हो रहा था कि जब हमारे आसपास कोई चीज होती है तो हम यह सोचकर बिल्कुल आश्वस्त रहते हैं कि वह सदैव हमारे पास ही रहने वाली है, और जब एकाएक वह चीज हमसे दूर जाने लगती है तब जाकर हमें उस चीज की अपने जीवन में अहमियत का एहसास होता है, और जो कि हम उन दिनों भली भांति स्वयं में अनुभव कर पा रहे थे। उस दौरान मेरे मन में एक विचार बड़ी तीव्रता से विचरण कर रहा होता था कि अगर हम सभी अपने जीवन में जो भाव किसी चीज के खो जाने का अनुभव अपने वर्तमान में कर रहे होते हैं, अगर वही भाव लेकर हम सदैव उनसे जुड़े रहें तो ये जीवन सदैव आनंदमय रहेगा एवं एक दूसरे के प्रति हमारे मन में सम्मान सदैव चरम पर बना रहेगा। उस दौरान मेरे जीवन में जो भी नूतन भाव आ रहे थे, मैं उसे अत्यंत गहराई से महसूस कर रहा था और उन्हें बड़ी गंभीरता से समझने और संजोने का अपने जीवन में प्रयास कर रहा था। अपने संजोए हुए उस अनुभव के आधार पर अब मैं इतना समझ पा रहा था कि हम दुनिया को जितना बुरा समझ रहे हैं वह उतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन उसे देखने के लिए जरूरत है तो बस एक नए एवं स्पष्ट सकारात्मक दृष्टिकोण की। अब हम लगभग दूर के अपने सभी सगे संबंधियों एवं मित्रगणों से मिल चुके थे और बस अब एक दिन का हमारा मिलन कार्यक्रम लखी दीदी लोगों के घर शेष रह गया था। उसके बाद मिलन कार्यक्रम के लिए
हमारा शेष मोहल्ला ही रह गया था। लखी दीदी लोग हमारे गृह राज्य के सबसे निकटतम मित्रगणों में से एक थे। उनका घर, जो कि नॉर्थ गेट के ही सरकारी पुलिस आवास के लेन 5 में था, और वहां से हमारे घर की दूरी महज बामुश्किल से 300 मीटर हुआ करती थी। इसलिए उनके घर में हमारा निरंतर आना जाना लगा रहता था। वैसे भी बंटी मेरे प्रिय मित्रों में से एक था, जिस कारण मेरा उनके घर आना जाना विशेष रूप से और भी अधिक हो जाया करता था। बाबू भैया बहुत कम बात करने वाले और शांत स्वभाव वाले व्यक्तित्व के थे, इसलिए उनसे हमारी कम ही बातें हुआ करती थीं। लखी दीदी से हम पूर्व में ही ट्यूशन पढ़ चुके थे, इसलिए भी उनके प्रति हमारे मन में एक विशेष आदर हुआ करता था। वे पढ़ने में अति कुशाग्र बुद्धि की थी और अक्सर सभी पढ़ाई में उनका उदाहरण दिया करते थे। उनसे जुड़ी मेरी एक विशेष यादें थी कि जीवन में पहली बार किसी ने मुझे पढ़ाई के लिए कोई इनाम दिया था, तो वो लखी दीदी थी। लखी दीदी ने मुझे उस दौर की चर्चित फाउंटेन पेन इनाम के रूप में दी थी, और जो मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाई के किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया था, वो इतने वर्ष बीत जाने के बाद और अपने मस्तिष्क में कई वजन डालने के बाद भी मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, वो हम सब की उस समय की पसंदीदा पेन हुआ करती थी, जिसे पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न था, और वो पेन हुआ पास कई वर्षों तक यूं ही रही थी। उस पेन के खो जाने का दुख मुझे आज भी है। वो मेरे लिए एकमात्र पेन न होकर मुझे पढ़ाई के लिए किसी के द्वारा दिया गया वह उस समय का एवं मेरा प्रथम पुरस्कार था, जिस पढ़ाई से उन दिनों हमारा दूर दूर तक कोई नाता न था। इसलिए भी वह इनाम के रूप में दिया गया लखी दीदी का वह फाउंटेन पेन मेरे लिए एक विशेष एवं महत्वपूर्ण स्थान रखता था, और उसे मैं स्मरण के रूप में अपने साथ ताउम्र रखना चाह रहा था। लेकिन न जाने एक दिन मेरी जेब से कब वह पेन कहाँ गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद मैंने उसे कई दिनों तक ढूंढने का प्रयास किया रहा था, लेकिन मैं अपने उन प्रयासों में असफल रहा था। अब हमसे घर मिलने आई हमारी वह पूरी टीम अति भावुक हो रही थी, और उनके स्वर स्पष्ट रूप से उनके मुंह से बाहर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन हम उनकी भावनाओं को समझ पा रहे थे, क्योंकि हमारी भी वही स्थिति थी। हम एक दूसरों को पुनः मिलने का आश्वासन तो दे रहे थे, लेकिन यह बात हमें भी पता थी और उन्हें भी कि यह अब शायद संभव ना हो पाएगा। लेकिन भावनाओं की बहती बह को रोकने के लिए उन शब्दों के अतिरिक्त हमारे पास कोई और अन्य विकल्प उस दिन नहीं था। हम सब अंतिम बार अपने उसी चिरपरिचित अंदाज में गोल घेरे में एक दूसरे के कंधों में हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए थे, जो कि हमारा हमेशा से ट्रेडमार्क हुआ करता था। हम सभी ने साथ साथ मिलकर जीवन के कई सुनहरे बचपन के पल जिए थे, और जो कि उस दिन के बाद बस अब यादें बनकर रह जाने वाली थीं। हम वही सोच सोचकर आपस में जोर से गले मिल रहे थे। जीवन में अपने किसी प्रिय चीज से बिछड़ने का वो हमारा प्रथम अनुभव था। उससे पूर्व हम ऐसे किसी भी पीड़ा से तब तक अनभिज्ञ थे। हमारी तरह ही माँ की चौपाल वाली उनकी वह टीम भी भावनात्मकता के अपने बाढ़ में बही जा रही थी। उन्हें उस तरह भावुक होता देख हम और भी अधिक भावुक हुए जा रहे थे। अब समय भी बहुत हो चुका था। हमें ना चाहते हुए भी अब सोने के लिए जाना पड़ रहा था। हम एक दूसरे से हाथ मिलाते एवं गले में झप्पियों के साथ अति भावुक मन से अपने प्रिय मित्रों से विदा ले रहे थे, और हम सभी दुखी मन से अब अपने अपने घरों की ओर जा रहे थे। हम उस दिन अपने बिस्तर में लेट तो गए थे, लेकिन पूरी रात करवटें बदलते रहे थे। वह अगली सुबह हमें उस दिन कुछ विशेष प्रतीत हो रही थी, और जो मोहल्ला और जो घर हमें कल तक अपना सा प्रतीत होता था, वह अब एकाएक उस दिन हमें बेगाना सा लगने लगा था। मन उस दिन हमारा मायूस और पूरी तरह से उदास था। आज के बाद ये सब चीजें हमसे बहुत पीछे छूटने वाली थीं, ऐसा विचार हमारे मन में बार बार आ रहा था, और हमारी उन अति संवेदनशील संवेदनाओं को और भी अधिक उत्तेजित किए जा रहा था। माँ ने अब घर के बाकी सभी सामानों को एकत्रित कर एक स्थान में रख दिया था। हम दोनों भाइयों को भी माँ ने सुबह से ही तैयार करके रखा था। हम आज भी अपने वही चिरपरिचित हाफ पैंट एवं सतरंगी हाफ शर्ट पहने हुए थे, और माथे से हमारे सरसों का वही तेल बह रहा था, और हमारी आंखों में मोटी परत वाली काजल लगा
काजल लगाना माँ कभी ना भूलती थी। अतः उस दिन भी माँ ने वैसा ही काजल हमारी आंखों में लगाया हुआ था। हमारा मन उस दिन इतना उदास था कि हम कहीं बाहर भी नहीं घूम रहे थे और अपने सामानों की ढेर में पीठ लगाए हुए बस हम दोनों एकटक अपने घर की उन दीवारों को निहार रहे थे जो कि उसके बाद हम शायद फिर कभी न देख पाएं। मोहल्ले के सभी लोग का हमसे मिलने के लिए तांता हमारे घर में निरंतर लगा हुआ था। माँ सभी का अभिवादन किए जा रही थी और हम झुककर उनके पैर छूते जा रहे थे। मिलन हो जाने के बाद वे हमें आशीर्वाद के रूप में पैसे भी देते जा रहे थे, जिन्हें हम हमेशा की तरह पकड़ने से इनकार कर रहे थे, तो वह उन पैसों को माँ की हथेलियों में रखते चले जा रहे थे। उस दिन भी हमारे दिन का खाना अजय लोगों के घर ही था। तनु दीदी के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने हमेशा हमें छोटे भाई के रूप में अपना स्नेह दिया था और हमारा भी उनके साथ अति भावनात्मक जुड़ा हुआ करता था। रिश्तों में अगर सच्चा जुड़ा हो तो खून के रिश्तों के कोई मायने नहीं रह जाते। जिस कारण उन्हें रोता हुआ देख हम स्वयं को नहीं रोक पा रहे थे और हमारे अश्रु भी स्वतः ही हमारे आंखों के रास्ते बहते चले जा रहे थे। उस बात को हम प्रत्यक्ष रूप से उस दिन महसूस कर पा रहे थे। किसी तरह हमने उस दिन दोपहर का भोजन कर लिया था और भोजन करते करते हमें दोपहर के 2 बज चुके थे। अब कुछ ही समय में पिताजी सामानों के लिए एक छोटा ट्रक लाने वाले थे और 4 बजते बजते वो ट्रक नीम के पेड़ के पास आकर खड़ी भी हो चुकी थी। मोहल्ले के सभी लोग आकर हमारे सामान को ट्रक में रखने में हमारी मदद करने में लगे थे। कुछ ही देर में घर में रखा वह पूरा सामान नीम के पेड़ के पास खड़े ट्रक में डाला जा चुका था। शशि के उस ट्यूबलेस साइकिल को हम पहले ही अजय लोगों के घर रखाए थे। शाम के समय में हावड़ा जाने वाले मुख्य मार्गों में यातायात कुछ अधिक होता था, इसलिए पिताजी समय पर हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचना चाह रहे थे और इसलिए वह मां को जल्दी जल्दी चलने के लिए कह रहे थे। अब वह अंतिम क्षण भी आ ही चुका था, जिसके बारे में सोच सोच हमारा दिल कई दिनों पूर्व ही बैठा जा रहा था। वहां उपस्थित कोई भी ऐसा ना था जिसकी आंखें नम न हुई हों। रोने के स्वरों से पूरा आकाश गूंज उठा था। हम भी अपने मित्रों से गले मिलकर जोर जोर से रो रहे थे। उससे पहले कभी किसी को जोर जोर से रोता हुआ देखकर हम स्वयं में अजीब सा अनुभव किया करते थे, लेकिन उस दिन हम उन सभी बाधाओं को तोड़कर स्वच्छंदता से जोर जोर से रोए जा रहे थे। मैं अपनी गहरी निगाहों से पूरे वातावरण को यूं निहार रहा था, मानो उस पूरे दृश्य को मैं स्वयं में हमेशा हमेशा के लिए समा लेने वाला हूं। मुझे उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह आम का पेड़, वह जामुन का पेड़, वह आमड़ा का पेड़, वह नीम का पेड़, वह चापाकल, वह घर, वह गलियां, वह नाले इत्यादि सब के सब मुझे ही निहार रहे हों और मुझे वहां से जाने से रोक रहे हों। भावनाओं की इतनी भीष्म पाड़ मैं पहली बार अपने मन की गहराइयों में महसूस कर पा रहा था और मैं भावनाओं की उस असीम बाढ़ की धारा में बस बहता ही चला जा रहा था। अगर मन में एक दूसरे के प्रति सच्चा स्नेह हो तो उससे उत्पन्न भावनाओं की बाढ़ बड़ी से बड़ी दीवारों को भी समुद्र के रेत के टीले की तरह ढहा देती हैं और फिर पाषाण पड़ी वस्तु भी हमें स्नेह का एक साक्षात और जीता जागता प्रतिमान प्रतीत होने लगता है। ये बात मैं उस दिन अपने अंतःकरण में महसूस कर पा रहा था। समय बीता जा रहा था और समय आ चुका था अब हमारी अंतिम विदाई का। पिताजी ट्रक के ड्राइवर के साथ प्रथम सीट पर बैठ चुके थे और हम सामान के साथ ट्रक के पीछे वाली सीट पर बैठ गए थे। हम सभी के रोने के ऊंचे ऊंचे स्वरों के साथ गाड़ी अब चल पड़ी थी और हम रोते, बिलखते एवं हाथ हिलाते हुए उन सभी को अपना अंतिम अभिवादन करते हुए चले जा रहे थे। देखते ही देखते अब वो सारी चीजें हमारी आंखों से ओझल हो चले थे जो कभी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हुआ करते थे। आसमान में सूरज की लालिमा बिखरी हुई थी और हम बैरकपुर मुख्य मार्ग से होते हुए हावड़ा रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे। मैं और कृष्णा ट्रक की खिड़कियों से उस आम बागान को अब अपना अंतिम सलाम दिए जा रहे थे जिसमें हमने घर से भी अधिक स्वर्णिम समय व्यतीत किया था और अब हम उस आम बागान की कभी न मिटने वाली उन प्यारी एवं सुनहरी यादों को अपने साथ संजोकर अब अपनी नई यादों के सफर की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। अगर आपने भी कभी अपने बचपन, अपने गांव या अपने आप से लौट कर देखा है
तो इस कहानी ने आपके दिल की गिरह जरूर छुई होगी। कमेंट में अपनी वापसी की कहानी जरूर साझा करें। और अगर ये एहसास आपको छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी तक हम यूं ही जुड़े रहें।